निम्न में ध्यान से देखो, निम्न में कौन सा कक्षक संभव है वो ये पूछ रहा है। कक्षक कौन सा सही है, मतलब 1p होता है, 2s होता है, या 2p होता है, या 3f होता है, ये हम कैसे पहचानेंगे? अभी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, मैं देखो फिर से बताता हूँ, ध्यान से समझना है। इसने दिया है 1p, ठीक है, तो इसमें n का मान कितना है? 1। और p के लिए l कितना होता है? p के लिए l 1। तो आप ये सोचो कि n बराबर 1, l बराबर तो ठीक है p के लिए 1, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन n बराबर क्या 1 होगा यदि p कक्षक है? तो मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए। देख कैसे, ये नाविक है, नाविक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ये ओटी के क्वेश्चन है, लेकिन ये बन गए तो तुरंत बन जाते हैं। देखो n इक्वल टू 1, 2, 3 और 4। अब देखो इसमें कौन कौन से कक्षक होते हैं? पहले वाले में के कोश में, के कोश में n बराबर 1 है, तो इसमें कौन सा उपकोष होगा? मैंने तुम्हें एक लाइन लिखाई होगी कि किसी भी कोश में उपकोषों की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। यहाँ n का मान 1 है तो कितना उपकोष? 1। यहाँ n बराबर 2 है तो कितने उपकोष? 2। यहाँ n बराबर 3 है तो कितने उपकोष? 3, एस पी डी। और यहाँ n बराबर 4 है तो कितने उपकोष? एस पी डी और एफ। n बराबर 1 होता है तो l बराबर क्या होता है? 0। तो यहाँ पे भी l बराबर क्या होगा? 0। यहाँ क्या होगा? 1, 0, 1। यहाँ क्या होगा? 2, 0, 1, 2 और 3। अब देखो n बराबर 1 होता है तब l बराबर क्या आता है? 0। यहाँ पे देखना n बराबर 1 है तो l बराबर भी क्या आ रहा है? 1। तो ये कभी नहीं हो सकता, यानी कि कभी भी n बराबर 1 होगा तो l बराबर 1 आ ही नहीं सकता, जबकि ये कक्षक हमसे क्या कहलवा रहा है कि n बराबर 1 है और p के लिए l बराबर भी 1 है। ऐसा संभव है क्या? l बराबर 1 तभी होगा जब n बराबर यहाँ क्या होता है? 2, जबकि यहाँ तो n बराबर क्या दे रखा है? 1। तो ये कक्षक कभी भी संभव नहीं होगा, फर्स्ट वाला। दूसरा तरीका और भी है इसको पहचानने का, आप खुद देखो, p कक्षक हमारे कौन सी कक्षा से स्टार्ट होता है? p वाला पहली से या दूसरी से? तो देखो पहली से तो नहीं होता, दूसरी से स्टार्ट होता है p। तो जब n बराबर 2 आएगा तभी p होगा। मतलब मैं यदि तुमसे कहता क्या 2p संभव है? बोलो 2p संभव है या नहीं, बताओ। हाँ 2p संभव है, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि p कक्षक हमारा कौन सी कक्षा से आता है? दूसरी से। तो 2p तो संभव है, पर मैं यही कह दूं 1p संभव है क्या? नहीं है, क्योंकि p कक्षक पहली कक्षा में नहीं होता। देखो पहली कक्षा में तो सिर्फ क्या है? s, इसीलिए 1p संभव नहीं है। बताओ ये चीज समझ में आई क्या कि 1p कक्षक 1p कक्षक संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? 1p क्यों संभव नहीं है? क्योंकि p कक्षक कभी भी पहली कक्षा में नहीं होता। पहली से कौन स्टार्ट होता है? s, दूसरी से कौन चालू होता है? p, और तीसरी से d, और चौथी से f। यदि मैं तुमसे कहूं कि 1f संभव है क्या? बोलो 1f संभव है क्या? क्योंकि f कहाँ चालू होता है? चौथी कक्षा से चालू होता है। यदि 4f लिखा होता है, ये 4f तो संभव है, लेकिन 1f संभव नहीं है। बताओ 2f संभव है क्या? 2f नहीं है। बताओ 3f संभव है क्या? अच्छा 3f ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये l का मान है, ठीक है, n का मान तो 4 है, 4f से चालू होता है। अच्छा अब बताना 2d संभव है क्या? 2d नहीं है, क्योंकि डी कक्षक कहां से चालू होता है? n बराबर 3 से। तो 3d लिखता, 3d। तो बताओ 3d संभव है क्या? हाँ। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या 0s संभव है? 0s
नहीं होता, क्योंकि जीरो कोई कक्षा ही नहीं होती। ये किसका मान है? कक्षा का। और जीरो एस, ये तो एल है। एस कहाँ होता है? जीरो में। ये तो एल का मान है। जीरो एस का मतलब जीरो कक्षा। जीरो कक्षा क्या होती है? कुछ नहीं, बेवकूफ बना रहा है। जीरो एस कुछ होता ही नहीं है। एस कहाँ से चालू होता है? वन से, वन एस। यदि मैं जीरो एस की लिखूं वन एस तो संभव है। टू एस लिखूं तो, टू एस लिखूं तो भी संभव है। देखो ये दूसरी कक्षा में भी एस होता है। थ्री एस लिखूं तो संभव है, तीसरे में भी एस होता है। और फोर एस लिखूं तो संभव है, चौथी में भी एस होता है। मतलब एस तो पूरे में होता है, वन एस भी होता है, टू एस भी होता है, टू पी भी होता है, थ्री एस भी होता है, और टू एस भी होता है, और थ्री एस भी होता है, और फोर एस भी होता है, आगे फाइव एस तक जाता है। ठीक है। पी कहाँ से चालू होता है? टू पी से। टू पी होता है, थ्री पी होता है, फोर पी होता है, वैसे आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, डी कहाँ से चालू होता है? थ्री डी होता है, फोर डी होता है, फाइव डी होता है, इस तरह से आगे। टू डी नहीं होगा, वन डी नहीं होगा, वन पी नहीं होगा। तो बताओ मैं क्या लिख सकता हूं? वन पी कक्षक संभव, बोलो, वन पी कक्षक संभव नहीं है, क्योंकि एन बराबर वन और एल बराबर वन मान सही नहीं है, यानी कि पी पहली कक्षा में नहीं होता। ठीक है। वन पी कक्षक क्यों संभव नहीं है? क्योंकि एन बराबर वन और एल बराबर वन कभी भी नहीं आ सकता। यदि एन का मान वन है तो एल का मान वन कभी भी नहीं आएगा। बोलो, कभी आ सकता है क्या? क्योंकि एल का मान कहाँ से कहाँ चालू होता है? जीरो से एन माइनस वन। कभी भी एन का मान यदि वन है, एन का मान वन, तो देखो एल बराबर क्या आएगा? जीरो से एन यानी वन माइनस वन, तो जीरो से जीरो, तो एल बराबर क्या आएगा? जीरो। कभी भी एल वन नहीं हो सकता, हमेशा एल का मान एन से कम ही आता है। ठीक है बच्चों, बोलो ये चीज क्लियर हो गई कि वन पी कक्षक इसलिए संभव नहीं है क्योंकि एन बराबर वन और एल बराबर वन, ये दोनों मान कभी भी संभव नहीं है। और पी कक्षक पहली कक्षा में कभी नहीं होता, यानी कि पी कक्षक पहली कक्षा में एन बराबर वन में कभी आता ही नहीं है, इसीलिए ये संभव नहीं है। और इतना तुमने लगा दिया तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं अपन सॉल्यूशन नंबर सेकेंड। ठीक है। बताओ 2s कक्षक संभव है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, 2s कक्षक संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि 2s तो होता ही है, इसमें n बराबर कितनी है? 2। तो बताओ l बराबर 0 होगा और l बराबर 1 भी होगा कि नहीं? तो ये दोनों मान इसके अंदर आ रहे हैं। देखो 2s, तो s में 0 आ गया s के लिए, तो ये मान तो है, मिल रहा है। एक मान और है वो नहीं आ रहा, तो उससे क्या मतलब है? हमारा मान तो आ रहा है ना। l बराबर 0 और 1 मान जो आ रहे हैं वो 2s कक्षक में होते हैं। देखो 2s में, ये रहा 2s, हैगा 2s, 0 और 1 मान आ रहे हैं 2s में, तो 2s कक्षक संभव है। अच्छा, तीसरा वाला बताओ, थर्ड, सॉल्यूशन नंबर थर्ड, ये संभव है या नहीं? 2p बिल्कुल संभव है, ये यहां से चालू होता है। देखो n बराबर कितना है? 2, तो l का मान कितना आना चाहिए? 1 तो आना ही चाहिए कम से कम। देखो n बराबर 2 है तो l के दो मान आएंगे, कौन कौन से? 0 और 1 आएंगे कि नहीं? 0 और 1, और p के लिए हमारा l क्या होता है? 1, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। अब बताओ चौथा, फोर्थ सॉल्यूशन, 3f संभव है क्या? नहीं है, क्योंकि आप खुद देख लो, n बराबर कितना है? 3, और f के लिए l कितना होता है? f के लिए l होता है 3। क्या कभी भी n का मान 3 होगा तो l 3 आ सकता है? नो। आप इस फॉर्मूले से देखो, n बराबर यदि मैं 3 रखता हूं तो l बराबर क्या कभी आएगा? 0 से 3 माइनस 1, क्या आ गया? 0 से 2, तो 0, 1 और 2, देखो 3 मान तो इसमें आया भी नहीं, मतलब ये मान कभी भी संभव नहीं हो सकता।
ये चौथा वाला कि n बराबर 3 हो, l बराबर 3 हो, ये संभव नहीं। इसमें आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। बोलो क्लियर हुआ ये सब? अब वो उल्टी दे रहा है, क्वांटम संख्या दे रहा है और कह रहा है कि ये संभव है या नहीं। तो देखो इनको भी हम कैसे निकालते हैं कि कौन से मान संभव है, कौन से मान संभव नहीं। देखो ध्यान से समझना। तो अब देखो कारण देते हुए बताइए कि निम्न क्वांटम संख्या के कौन कौन से मान संभव है। इसको देखो सबसे पहले कि ये मान संभव है या नहीं। देखो n बराबर जब 0 होता है, n बराबर 0 वैसे तो होता नहीं है। तुमने कभी देखा है कि कक्षा 0 होती है? जैसे ये नाविक है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तो कक्षा हमारी कहाँ से चालू होती है? हमेशा n का मान कहाँ से चालू होता है? 1 से, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। K, L, M और N। इसमें S कक्षक होता है, इसमें S और P होता है, इसमें SPD होता है, इसमें SPD F होता है। इसमें L बराबर 0 होता है, ये 0 और 1 होता है, 0 1 2 होता है, 0 1 2 और 3 होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 6 आते हैं, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, 2 6 10 और इसमें 14। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉनों की तो खासा इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। तो मैं इलेक्ट्रॉन तो हटा देता हूँ, नहीं उसमें फिर तुम्हारे लिए एकदम कचरा सा हो जाता है। चलिए अब देखो n बराबर कभी भी क्या 0 हो सकता है? कक्षा 0 होती है क्या? नहीं, कक्षा तो 1 से ही चालू होती है, तो n का मान हमेशा 1 2 3 से ही स्टार्ट होता है। तो n बराबर 0 इसका मान बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट का आंसर कि n इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी n बराबर 0 इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है, क्या होता है? इज नॉट इक्वल टू 0। जबकि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 0 है और 0 हो नहीं सकता, इसीलिए ये मान कैसा है? संभव नहीं है। यह मान संभव नहीं है। देखो तुम कह रहे हो कि इसको चेक कर लो सर ये गलत है, तो जब बेटा ये पहला ही मान गलत आ गया क्वांटम संख्या का, तो ये पूरा सेट कैसा हो गया? गलत हो गया। क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर मान नहीं है, ये एक सेट है पूरा का पूरा। वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कोई भी एक मान गलत हुआ तो पूरा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी फर्स्ट वाला हम क्या लगा देंगे? संभव नहीं है। चाहे इसका ये मान गलत आए, चाहे ये आता, चाहे ये आता, जब स्टार्टिंग से ही गलती हो गई तो लास्ट तक जाने में तो गलती होनी ही है। वो कैसे सही हो सकता है? तुम खुद बताओ। एक क्वांटम संख्या के मान से हम चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाल लेते हैं। यदि मैं पहली क्वांटम संख्या का मान तुम्हें गलत दे दूं तो बताओ चारों के गलत आएंगे कि नहीं? हाँ, तो अब तुम सोचो कि ये मान गलत है, तो हम क्या लिख देंगे कि ये सेट पूरा गलत है, यानी कि यह मान संभव नहीं है। अब आते हैं सेकंड। मुझे बताओ, तुम खुद सॉल्व करो, इसमें क्या गलती है? कौन से मान में गलती है? n बराबर 1 गलत है या n बराबर 0 गलत है, या गलत है भी या नहीं? मुझे बताओ, बताओ सॉल्व करके बताओ, कैसे बताओगे ये संभव है या नहीं? मैं बताता हूँ। n बराबर 1, तो l बराबर कहाँ से चालू होता है? 0 से n-1। तो l बराबर बताओ क्या आएगा? 0। क्योंकि l का मान कहाँ से कहाँ तक चलता है? 0 से n-1 तक। ये कम चलता है। कुल मिला के ये कह दूं कि l का मान n से एक कम चलता है। जैसे n 1 है तो l क्या होगा? 0, बिल्कुल। और l 0 होता है तो m के मान कहाँ से कहाँ होते हैं? -l से +l तक शून्य सहित। तो l जब 0 है तो m का मान क्या आएगा? -0 से +0 और बीच में भी 0, तो m का मान अल्टरनेट क्या आ गया? 0। और s के मान ms लिखा है, देखो ध्यान दो,
एम और एस सरफिक्स में लगा है, ठीक है, और यहाँ पे एम एल लिखा है, तो ये एल पर निर्भर करता है और ये एस पर निर्भर करता है, एस का मान एम पर निर्भर करता है, तो इसको वो एस भी लिख सकता था और एम एस भी लिख सकता था। ये वैसे हम चक्रण क्वांटम संख्या को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो एम एस भी देगा तो भी तुम्हें समझना होगा कि ये चक्रण क्वांटम संख्या ही है। अब देखो एस के मान, एक कक्षक है, ये कितने कक्षक है, एक, और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। हमें तो कोई एक मान भी उसने दे दिया -1/2, तो बिल्कुल सही है। यदि वो प्लस भी देता तो भी सही था, क्योंकि हमारे एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, और वो ये पूछ रहा है कि ये संभव है या नहीं, तो ये तो हम कह सकते हैं कि ये संभव है। यदि वो प्लस माइनस भी लगा के देता तो भी हम कहते संभव है, प्लस लगाते तो भी संभव है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, बताओ ये संभव नहीं था, ये संभव है, थर्ड पे बताओ, थर्ड बताना जरा। अच्छा, संभव नहीं है, बिल्कुल, देखते हैं अपन, मैं देखता हूं। n बराबर 1 और l बराबर, n बराबर 1 होता है तो l क्या आता है, 0, ठीक है, 1 नहीं हो सकता, इसमें क्या दे रहा है, 1, इसका मतलब यहीं पे हमें पता चल गया कि ये मान संभव नहीं है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। फोर्थ बताओ, संभव है या नहीं है। n इक्वल टू है 3 और l इक्वल टू, ये कह रहा है 3, लेकिन हम अपने हिसाब से भी तो निकाल के देखें अपने दिमाग से। n इक्वल टू 3 है तो मान कौन कौन से आ सकते हैं बताओ, 0, 1 और 2, जबकि ये तो कह रहा है 3। तो यदि ये 3 तक पहुंच जाता तो मान सही थे, लेकिन ये तो 0, 1, 2 मतलब 2 तक ही रह गए, इसका मतलब ये मान l बराबर जो ये 3 कह रहा है ये संभव नहीं है। यही गलती पकड़ ली तो आगे बढ़ने की जरूरत क्या है, जब हमारा मान यही गलत हो गया तो आगे तो वो गलत होगा ही, ठीक है। चलो, किसी भी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो मुझे बता सकता है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ओटी का क्वेश्चन था, ओटी आती है ऐसी, ठीक है। अब अपन कुछ ऐसे क्वेश्चन आते तो नहीं है, केवल ध्यान रखने वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान रखने वाले क्या है। देखो क्वेश्चन पेपर में नहीं आते ये कभी भी, लेकिन इनके बिना हम आगे फोर्थ यूनिट नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए इनको पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन है, परमाणु कक्षकों की आकृतियां बताइए। आकृतियां बतानी है परमाणु कक्षकों की, परमाणु कक्षकों की, सब हेडिंग डाल लो, परमाणु कक्षकों की आकृतियां, ठीक है। हमें कक्षकों की आकृति पता होना चाहिए। देखो मैं कहूं कि गाय की आकृति कैसी होती है, बफेलो की कैसी होती है, या मैं और कोई कहूं पिग कैसी होती है, मंकी कैसा होता है, सबकी अलग अलग आकृतियां होती हैं कि नहीं, तो हमें याद ही तो रखनी पड़ती है कि ये मंकी है, देख के अपन बता देते हैं कि इसका मुंह ऐसा होता है। ये ऐसे ही कक्षकों की भी आकृति होती है। भाई आप किसी मकान में यानी फ्लैट में बहुत सारे अलग अलग डिजाइन के कमरे होते हैं, कोई आकृति बनवाता है रेक्टेंगल, है ना, पूरे बराबर चौकोर, और कोई बनवाता है एक तरफ लंबा एक तरफ सकरा। अब किसी के पास जगह तिकोनाई होगी तो वो ऐसे बनवा देगा। तो वो आकृतियां अपन को ध्यान रखनी पड़ेंगी कि एस कक्षक की आकृति, देखो हमारे पास कितने कक्षक हैं बताओ, एस, पी, डी और एफ, टोटल 4 कक्षक हैं अभी तक, इनसे हमारा काम चल जाता है जो हमारी अभी तक खोज हुई है। इसके बाद आगे कक्षक बन सकते हैं जब खोज होगी इलेक्ट्रॉनों की, तो एस, पी, डी, एफ के बाद जी, एच, आई, इस तरह से बन जाएंगे। लेकिन इनकी आकृतियां कैसी होती हैं ये हमें ध्यान रखनी है कि एस कैसा होता है, पी कैसा होता है, डी कैसा, और एफ की तो खैर अनिश्चित होती है जो कि बनती नहीं है, काफी जटिल
है ना, उसमें डबल डमरू पे डबल डमरू बनता है। अब बताते हैं अपन, सबसे पहले हेडिंग डाल लो एस कक्षक की आकृति, केवल ध्यान रखनी है बस। यदि ऊटी में आएगा तो ऐसे ही आएगा, एस ऐसे लिख देगा, एस कक्षक की आकृति, एस कक्षक की आकृति डॉट डॉट डैश होती है। अपन को लिखना पड़ेगा इसकी आकृति गोलाकार होती है। कैसी होती है इसकी आकृति? एस कक्षक की आकृति ऐसा होता है, एस कक्षक ऐसा, ठीक है। और इसमें अक्ष होती हैं, ये एक्स अक्ष है, ये मान लो वाई अक्ष है, ठीक है, ये एक्स अक्ष है, और ये मान लो जेड। किसी को भी कोई सी भी अक्ष मान लो, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो क्या है, गोल। तो इसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। लिख देना, इसकी आकृति गोलाकार होती है। कैसी होती है बच्चों? गोलाकार होती है, ठीक है, ध्यान रहेगी। एस कक्षक की आकृति हमेशा गोलाकार होती है, ठीक। वो पूछता है ओटी में, एस कक्षक की आकृति डॉट 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 होती है, गोलाकार होती है। अब दूसरी हेडिंग डाल लो, पी कक्षक की आकृति। सबकी देखेंगे अपन, केवल एफ की नहीं बनती है, ठीक है, अनिश्चित है इसलिए। पी कक्षक की आकृति, पी कक्षक की आकृति होती है बेटा डमरू के आकार की। कैसी? डमरू कैसा होता है? इस टाइप का होता है डमरू। देखो, डमरू बनाना सीख लो इनको। ये जिसने नहीं बनाए, मान के चलना के 4th यूनिट तुम्हें समझ में नहीं आएगी, इसीलिए हाथ चलाओ इनमें। ये भी कई बार बनाने पड़ेंगे और ये भी कई बार बना, जहाँ जहाँ पी कक्षक देखेगा वहाँ तुम्हें ऐसा डमरू बनाना पड़ेगा, इसीलिए सीख लो बनाना, ठीक है। ये मान लो एक्स अक्ष है और ये मान लो वाई अक्ष है, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष पर डमरू बना है, इसका नाम है, इस अक्ष वाले का नाम है पीएक्स कक्षक। क्योंकि ये एक्स अक्ष पे बना है इसलिए इसका नाम पड़ गया पीएक्स कक्षक। इसका एक और बन सकता है, जरूरी नहीं है कि ये डमरू एक्स अक्ष पर ही बने, हो सकता है ये पी अक्ष पे हो, ऐसे पी पे नहीं हो सकता, वो वाई पे नहीं हो सकता, बोलो वाई पे भी तो हो सकता है बेटा, ये वाई अक्ष है, ठीक है, ये एक्स अक्ष है। तो अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? पी वाई कक्षक। अच्छा, ये जेड अक्ष पे नहीं बन सकता? बताओ कितनी अक्ष होती हैं टोटल? कितनी अक्ष होती हैं? एक्स, वाई और जेड, तीन ही अक्ष होती हैं। ये मैंने आपको एक्स अक्ष पर बनाया, पी अक्ष पर बनाया, अब देखो जेड अक्ष पर भी बनेगा। ये रही जेड अक्ष, ठीक है। बनाओ, इनको बनाना सीखो, बनाना पड़ेगा तुम्हें बाद में। ये हो गया जेड अक्ष, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो बताओ इसका नाम क्या हो गया? पी जेड कक्षक। ये तीन आकृति इसकी बनती हैं पी कक्षक की, और बनती कैसी हैं, मतलब इनका शेप कैसा है, तो लिख देंगे इनकी आकृति डमरू के आकार की होती है। पी कक्षक की आकृति कैसी होती है? डमरू के आकार की। इसकी आकृति डमरू, भोले बाबा का डमरू देखा है? इसकी आकृति डमरू के आकार की होती है। और इन्हें किस किस से प्रदर्शित करते हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसमें तीनों पी कक्षक एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी कि मैं इस आकृति को एक में ही बनाना चाहूं, तो बताओ ये तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं या नहीं? ये चीज जानते हो बच्चों कि ये तीनों अक्ष, देखो ये मुझे ये बताओ, तीनों अक्ष एक्स वाई जेड
ये कितने बच्चे जानते हैं एक्स वाई जेड लंबवत होते हैं एक दूसरे पर? बोलो, कितने बच्चे जानते हैं एक्स वाई जेड लंबवत होते हैं? देखो ये अक्ष इस पे लंबवत है, जैसे ये अक्ष है और ये इस पे लंबवत है कि नहीं? ये दो पेन मैंने बताए, ये एक दूसरे पे लंबवत है। और एक जेड अक्ष है वो ऐसे है, ये भी इसके ऊपर लंबवत है, ये सीधा वाला पेन ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये तीनों अक्ष हैं, ये एक्स है, ये बाय और ये जेड कैसी है? ऐसी है, बिल्कुल खड़ी लाइन ऐसी है। क्या होते हैं दो? नहीं बेटा, दो नहीं होते, तीन अक्ष होते हैं। आज से तुम समझो तीन होते हैं, एक्स वाई और जेड। हमेशा एक अक्ष ऐसे, देखो कमरे में भी तीन अक्ष हैं हमारे में, तुम्हें इस बोर्ड में भी देखो, सब में तीन ही अक्ष होते हैं। एक लाइन तो ऐसी होगी, कमरे की होगी, और एक लाइन ऐसी होगी, तो जे हो गई एक्स और जे हो गई वाई, ठीक है, वाई और एक्स। और एक ऊपर की अक्ष नहीं है जो छत डली है, कुन्ने पे आप देखो तीन लाइनें दिखती हैं आपको, कुन्ने में तीन लाइनें होती हैं, देखो एक तो होती है ऐसी, एक होती है ऐसी, दो अक्ष हो गई, ये एक्स और ये वाई। और एक अक्ष यहाँ नहीं होती है ऐसे, दीवार ऊपर नहीं जाती, होती जाती है कि नहीं? और दीवार ऊपर जाती फिर उसके ऊपर छत डलती है। हमेशा तीन अक्ष होती हैं और तीनों ही अक्ष एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं। हमेशा तीनों अक्ष एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं, आज के बाद सीख लो। और मैं यदि तीनों अक्षों को मिला के एक साथ डायग्राम बनाऊं तो देखो डबल डमरू कैसे बनेगा। डमरू कैसे बनेगा? ऐसे, ये तो एक्स अक्ष का डमरू हो गया, ये वाई अक्ष का डमरू हो गया, और एक जेड अक्ष का डमरू हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने तीनों एक में ही बना दिया, कमल जैसा फूल बन गया, यानी एक्स वाई और जेड। और तीनों ही अक्ष हमेशा एक दूसरे की क्या होती हैं बच्चों? लंबवत होती हैं। तुमने 10th में अभी क्या पढ़ा था? तुमने पढ़ी थी एक्स और वाई, क्योंकि दो चर वाले समीकरण पढ़े, तीन चर वाले भी तो समीकरण पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तीन चर वाले यानी एक्स वाई और जेड, तीन अक्षों से मिलकर बनता है कोई भी चीज है। अधिकतम कितनी अक्षें होती हैं? तीन। बोलो, समझ में आ गई आकृति? अब आते हैं, हेडिंग डाल लो, डी कक्षक की आकृति। डी कक्षक की आकृति। डी कक्षक की आकृति डबल डमरू के आकार की होती है। बच्चों कैसी होती है? डबल डमरू, डबल, दो डमरू, डबल डमरू के आकार की होती है। डबल डमरू के आकार की। डबल डमरू कैसा होता है अभी मैं बताता हूं। देखो ये मैंने दो अक्ष बना ली, अपन तीन भी बना सकते हैं एक साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और मुझे डबल डमरू बनाना है। एक डमरू ये रहा और एक डमरू ये रहा। एक बार में इसमें कितने डमरू बनते हैं? दो। उसमें एक बार में कितना बन रहा था? एक। माने इसकी पूरी आकृतियों को एक चित्र में दिखाना संभव नहीं है, जबकि डी कक्षक की आकृतियों को हमने एक ही चित्र में तीनों को दिखा दिया था। कैसे? क्योंकि उसमें सिंगल डमरू बन रहा था, तीनों अक्षों पर एक एक डमरू था। लेकिन ये अक्षों के बीच में डमरू है, देखो एक्स और वाई अक्ष के बीच में एक डमरू है, और यहाँ पे फिर एक्स और वाई के बीच में एक डमरू है, यानी हर एक्स वाई के बीच में एक डमरू है। तो टोटल कितने डमरू बन गए? दो। अब मैं कहूं तुमसे कि मुझे ये तो हो गया डी एक्स वाई, किस किस के बीच में है? एक्स और वाई। मैं यदि वाई और जेड के बीच में बनाना चाहूं तो भी तो बन जाएगी। तो दूसरी आकृति देखो, वाई और जेड के बीच में बनेगी ऐसी ही। ये मान लिया मैंने, मान लो वाई, और ये मान लिया मैंने जेड, ठीक है, जेड अक्ष। और एक्स अक्ष में ऐसे भी मान सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बनेगा ऐसे ही हर बार। देख लो, ये इसका नाम चेंज हो जाएगा। देखो इसका नाम क्या था? डी, क्योंकि डी कक्षक है,
और x और y के बीच में है तो लिख दिया dx/y। याद करने का तरीका है। ये किस किस के बीच में, y और z के बीच में, तो इसको लिख दोगे d/z। ठीक है। और अगला ऐसे भी बन सकता है, 5 आकृतियां बनेंगी इसकी, 5। यानी अब की बार मैंने देखो एक्स वाई के बीच में बना लिया, वाई जेड के बीच में, और जेड एक्स के बीच में भी तो बना सकता हूँ। यानी इसको मैंने मान लो जेड मान लिया, इसको एक्स मान लिया, ऐसे ही तो मान सकता हूँ। फिर बनाऊँ तब भी कैसे बनेगा, वही डबल डमरू, पर इसका नाम क्या हो जाएगा, डी एक्स जेड। माने डी एक्स बाय जेड और जेड एक्स, कैसे लिख दूँ, जेड एक्स। ठीक है। 3 तो ये सिंपल सी बन गई। चौथी आकृति अक्षों पर बनती है जिसका नाम हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर। देखो कैसे, डी एक्स स्क्वायर डैश बाय स्क्वायर। जी माइक किसका खुला है, माइक बंद करो, मेरे कानों में आवाज आ रही है उसकी, बंद करो, किसी का भी हो, ये मुझे देख के हटाना पड़ेगा। अब देखो ये आकृति कहाँ बनती है, ये अक्षों पर ही बनती है। ये बाय अक्ष पर बन गई और ये एक्स अक्ष पर बन गई, तो इसका नाम हो गया, मान लो ये एक्स अक्ष है और ये मान लो बाय अक्ष है, तो इसका नाम हो गया डी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर। याद रखने का तरीका है। और एक और है डी जेड स्क्वायर, एक आकृति और है जिसका नाम है डी जेड स्क्वायर। मतलब ये मान लो जेड अक्ष है और इस पे ही डबल डमरू बन जाता है, एक यहाँ बन गई और इसी के ऊपर एक और बन जाती है, तो वो मैं छोटी बना रहा हूँ। और जब वो छोटी बनती है इसके ऊपर तो ऐसे गोल गोल सा बनने लगता है, यानी कि इस पे 2 आकृतियां ऐसे बन जाती है इस तरह से। ठीक है, ये तुमने देखा हो बना है इसमें, इसका नाम है डी जेड स्क्वायर। अब देखो फिर से आकृतियां, डी कक्षक की आकृति कैसी होती है, डबल डमरू के आकार की होती है और इन्हें डी एक्स बाय डी बाय जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं, जिनकी आकृतियां निम्न हैं। ठीक है, ये तुम्हें नहीं बनानी है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है डी कक्षक की, केवल पी की बहुत जरूरी थी। पर तुम्हें ध्यान तो रखनी है कि डी कक्षक में आकृतियां कितनी होती हैं, 5। ये 5 ही क्यों हुई, 7 क्यों नहीं हुई, पी में 3 ही क्यों हुई, 5 क्यों नहीं हुई, ये जानते हो, नहीं जानते हो। मैं बताता हूं कि तुम सब जानते हो कि पी में कितने कक्षक होते हैं, 1। ठीक है, वो एस में पी में कितने कक्षक होते हैं, 3। पी में कितने कक्षक होते हैं, 3, जिनके नाम पता है क्या होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और वैसे पी के लिए -1, 0 और +1 मान होते हैं। पी कक्षक में पी में कितने होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और पी के मान -1 से +1 तक होते हैं, क्योंकि 3 ही कक्षक होते हैं पी में, -1, 0, +1। डी में कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं, 2, 3, 4 और 5। इनके वैसे मान क्या होते हैं पता है, -2, -1, 0, +1 और +2। और वैसे ये वाले कक्षकों के नाम क्या हो जाएंगे, तो ये जो कक्षक हैं इनके एक्चुअल नाम क्या हो गए, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसीलिए डी में कितने बने, 5, पी में कितने बने थे, 3, एस में कितना बनता है, 1, एफ में कितने बनेंगे इस तरह के, 7। लेकिन उसकी आकृति जो होगी वो ट्रिपल डमरू होगी, माने अनिश्चित है, उसको बनाना संभव नहीं है, क्योंकि एक चित्र में 3-3 डमरू, देखो 2 डमरू में तो ये हालत हो रही है, अब तुम तीसरा डमरू कहाँ फंसाओगे, यानी कि 3-3 डमरू और फिर उनके नाम, सातों के नाम तो मैं बता दूंगा, लेकिन इनकी आकृति बुक में भी नहीं है, बुक ने मतलब जो राइटर है उसने भी लिख दिया, इसकी आकृति अभी निश्चित नहीं है किस टाइप की बन पाएगी पूरी, पर ट्रिपल डमरू होती है और वो जटिल है, काफी जटिल है। तो हम भी वही लिख देंगे कि एफ पक्ष की आकृति अनिश्चित माने प्रॉपर निश्चित नहीं है और जटिल है, जितनी भी है जटिल है, इसीलिए उसको आकृति बनती नहीं है। और उसके नाम मैं बता देता हूं, जैसे अपन को नाम यदि याद रखने हो तो उसके नाम ये होते हैं, देखो एफ एक्स क्यू, एफ वाई क्यू, एफ जेड क्यू,
कॉमा एफ एक्स, एक्स के बाद आता है जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर आता है एफ वाई और कोष्टक में एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और फिर आता है एफ जेड, जेड क्योंकि पहले एक्स आया फिर वाई आया और फिर जेड आया और जेड आता है तो यहाँ आता है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और लास्ट में एक और बच गया एफ एक्स वाई और जेड। इसको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। देखो ये मान लो यहाँ पे x है, क्या है यहाँ पे x और यहाँ पे मान लो y है y और यहाँ पे मान लो z है, ठीक है। ये ऐसे चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे। तो मान लो मुझे x अक्ष पे जाना है तो देखो एफ एक्स क्यू फिर एफ बाय क्यू फिर एफ जेड क्यू, यहाँ तक याद हो गई बताओ। एफ एक्स क्यू एफ बाय क्यू एफ जेड क्यू। अब आती है एफ एक्स ये आ गई एफ एक्स। तो जब x आ गई ना तो बाय छोड़ के यहां से उल्टा चलेंगे। एफ एक्स है तो जेड स्क्वायर बाय स्क्वायर, एफ एक्स है तो जेड स्क्वायर बाय स्क्वायर। रेड पेन सही दिख नहीं रहा, चलो मैं ब्लैक पेन लिख देता हूं, उससे क्या हो रहा है। लो एफ एक्स क्यू एफ बाई क्यू एफ जेड क्यू एफ एक्स जेड स्क्वायर बाय स्क्वायर कॉमा एफ बाय एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एफ जेड जेड बाय स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब दिख रहा है, देखो एफ एक्स क्यू फिर बाय क्यू फिर जेड क्यू, ये तो तीन सिंपल है। इसको याद रखने का तरीका देखो एफ एक्स अब उल्टे चलो यहाँ से बाय स्क्वायर जेड स्क्वायर फिर लिखो एफ वाई आ गया तो बाय से उल्टे चलो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर फिर जेड आ गया एफ जेड से फिर उल्टे चलो बाय स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनकी आकृति कैसी होती है, जटिल और अनिश्चित होती है। एफ कक्षक की नोट पॉइंट में मैंने लिखाया भी है कि एफ कक्षक की आकृति अनिश्चित और जटिल होती है। तो बस ये याद रखनी है कि एस कक्षक कैसा होता है, गोलाकार। पी कक्षक कैसा होता है, डमरू के आकार का, जिसकी आकृतियों के जो नाम है वो क्या है, पी एक्स पी वाई और पी जेड। और डी कक्षक की आकृति कैसी होती है, डबल डमरू के आकार की, जिनकी आकृतियों के नाम डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। और एफ कक्षक की आकृति मैंने बताई है अनिश्चित और जटिल होती है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए तो अब आप लोग आगे नोट्स बना लेना कल, ठीक है। आगे की क्लास अपन कल स्टार्ट करेंगे।